आपण थोडस मागच्या वेळेला काय घेतलं होतं त्याचा एक रिकॅप आपण हे करूया. मागच्या वेळेला कोणता विषय झाला होता? जे कोणी आहेत प्रेझेंट त्यांनी सांगा बरं, कोणता विषय झाला होता? नाडी. नाडी, बरोबर. त्याच्यापैकी काय काय आपण नाडीमध्ये काय काय शिकलो? नाडी म्हणजे काय व्याख्या. बरोबर. नाडी म्हणजे काय सांगा बरं? नाडी म्हणजे काय सांगा? प्राण शक्तीचा वहन करणारी नाडी म्हणजे काय? नाडीचा अर्थ काय सांगा? नाडीचा अर्थ काय आहे सांगा बरं? शेअरिंग. बाकीच्या कोणाला काही आठवतंय का? बाकीच्या कोणाला काही आठवत आहे का? नाडी कशाला म्हणतात? शरीरातली शीर किंवा एखादी पोकळ नळी जी असते, नळी, त्याला आपण नाडी असं म्हणतो. तुम्ही लिहून घेता का सगळेजण? मला एक विचारायचं आहे की तुम्ही लिहून घेता का? एरवी आपलं लेक्चर ज्या वेळेला चालू असतं सगळ्याच वेळेला कोणी असं लिहितं का? तुलसी जी, आप लिखते हो क्या? नहीं मैम। आपको समझ में आता है जो भी मैं सिखाती हूँ वो? थोड़ा थोड़ा समझ में। तो जो भी समझ में नहीं आता है वो आप सुना, समझे आप? क्योंकि हाँ। अगर आप पूछोगे नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा, समझे आप? मैं हिंदी में आपको, मुझे जितना हिंदी आता है वैसे आपको समझा दूंगी। हाँ। मराठी में आप समझ सकते हो वो समझ लेना, जो भी आपको नहीं समझ में आता है ये क्या बोला करके पूछ लेना। हाँ 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 बराबर। क्योंकि अगर हाँ। ये नहीं, ये बेसिक है। अगर आपको नाड़ी समझ में नहीं आता, पीड़ा क्या है, पिंगला क्या है वो नहीं समझ में आता, तो उसके बेस पर ही हठ योग पूरा है। प्राण क्या है, नाड़ी क्या है, ये आप समझोगे तो ही आगे जाके कोई क्या समझा रहा है आपको समझ में आएगा। ठीक है? हाँ, तो नाड़ी किसको बोलते हैं? जो भी हमारे शरीर में नसें होती है, शीर मराठी में बोलते हैं उसको। जो नसें होते हैं, जो पाइप रहता है, पाइप जैसा कोई भी चीज रहती है उसको नाड़ी बोलते हैं। हाँ। नाड़ी जो भी हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसके बाद हमारे खाए हुए अन्न का वो ब्लड में जाता है, तब तक जो भी चीजें होती है या ब्लड में जाने के बाद भी हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंचता है और वो ब्लड में से जो भी चीजें उसको चाहिए वो ले लेता है वो ऑर्गन, बराबर। ब्लड में से ही वो चीजें जाती है। तो जो पहुंचाने वाली जो भी चीजें, जो भी वो नाड़ी है। मार्ग है उसको नाड़ी बोलते हैं। अगर समझो एक बल्ब है तो हमने बटन लगाया, बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया और वो बल्ब चालू होता है, बराबर। तो बल्ब तब क्या जाता है, दिखता है क्या हमको? जो भी वायर जाती है वो नाड़ी है। जी, वैसे ही कि जो हमको दिखती है क्या वायर, या वायर में से जाने वाली जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमको दिखती है क्या?
नहीं दिखती। नहीं दिखती। तो नाड़ियां क्या है, हमारे प्राण का वहन करने वाले जो भी सूक्ष्म मीन्स जो भी नहीं दिखता है, वैसे उनको मतलब शरीर पे ये हमको नसें दिखती है, हम हमारा ब्लड लेके जाने वाली या हमारे नर्व्स है, मज्जा तंतु बोलते हैं, वो है, वो हमको दिखता है। लेकिन ये प्राण शक्ति हमको नहीं दिखती, लेकिन वो यहाँ से वहां जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है क्या? नहीं। लाइट ऑन हो नहीं गया, दिखती। इसके लिए हमको पता चलता है अरे इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर। हाँ लाइट नहीं ऑन होता है तो हम बोलते हैं अरे इलेक्ट्रिसिटी चली गई। समझे आप? हाँ तो मैम। ये प्राण शक्ति का सूक्ष्म संचार मार्ग मीन्स व्हाट, प्राण शक्ति यहाँ से वहां जाती है, तो उसका जो भी मार्ग है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नाड़ी। नाड़ी। और ऐसा हमारे शरीर में एक भी ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ पे ये नाड़ियां नहीं जाती। अगर हम शरीर को खोलेंगे तो हमको ये नाड़ियां नहीं दिखाई देती, लेकिन वो ऐसे पूरा उसका जाल बिछाया हुआ है हमारे बॉडी में, बराबर। हमारे हाँ शरीर में ऐसे बोला जाता है 72,000 नाड़ियां है। हाँ अलग अलग ग्रंथों में उनकी क्या बोलेंगे, उनका नंबर अलग अलग दिया हुआ है। को एक चरण दास है, उन्होंने 72,000 और उसके ऊपर कुछ दिया है। शिव संहिता में लिखा है 3,50,000, उसमें भी उन्होंने बोला है 10 है, वो प्रमुख नाड़ियां हैं, उनके नाम भी बताए गए हैं। आयुर्वेद में भी बोला गया है 14 नाड़ियां हैं, उनके नाम दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ जाती है वो नाड़ियां, वो ऐसे बताया गया है। गोरक्षक शतकम में क्या बोला है कि नाड़ी नहीं बोला है उन्होंने, उसमें नाड़ी को क्या बोला गया है? प्राणवाहिनी, ऐसा बोला गया है। और मतलब वो कहाँ से, उसका उगम कहाँ से होता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसके बारे में भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लिखा है, बराबर। किसी ने बोला है हमारे जो जेनेटल है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स है, उसके ऊपर और नाभि के नीचे ऐसे जो भाग रहता है उसमें बर्ड का अंडे जैसा कंद बोला गया है, उसमें से ये 72,000 नाड़ियां निकलती है। उसमें से वो ये गोरक्ष शतकम जो भी बुक है उसमें ऐसा कहा गया है, उसमें से 72,000 में 72 नाड़ियां इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 10 नाड़ियां इंपॉर्टेंट है। किसी मैंने जैसे बोला किसी ग्रंथों में 14 इंपॉर्टेंट बोला है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहा गया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र या नीचे से ऐसे नाड़ियां जाती है। ये जो भी रेड कलर की है पिंगला नाड़ी है, ब्लू कलर की है ईड़ा नाड़ी है, और बीच में से जाने वाली है वो सुषुम्ना नाड़ी है। और वो ऐसे क्रॉस करके एक दूसरे को जाती है, और जहां पे क्रॉस होता है वहां पे चक्र होता है, ऐसे माना गया है। चक्र क्या है? तो वहां से नाड़ियां, बहुत सारी नाड़ियां एक चक्र में से निकली है, ऐसा माना गया है। ये ऋषि मुनियों को उनके जब भी वो साधना करते थे तभी उनको दिव्य दृष्टि से ये उनको दिखा है। और एक ऋषि को दिखा वैसे ही दूसरे ऋषि को दिखा, वैसे ही तीसरे ऋषि को दिखा, ऐसे बोला गया है। मतलब उन्होंने जो भी बोला है वो सेम ही था। तो ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन उनमें ये इम्पोर्टेंट चक्र बोले गए हैं, और 3 नाड़ियां मुख्य बोली गई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये आपको यहाँ तक ध्यान में आया? हाँ मैम। बाकी लोगों को भी रिव्हिजन होते का? बाकीच्यांची पण आठवते का थोडं थोडं? प्लीज मला थम्सअप द्या, म्हणजे आपण पुढे जाऊ शकतो. ओपन करूनच तुम्ही सांगायला पाहिजे असं काही नाहीये, कारण हे समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. हाँ हाँ, ठीक है. अभी ये नाड़ियां जो है, अभी मैंने जैसे बोला, हमने पिछली टाइम देखे थे, कोश रहते हैं, वो कितने कोश रहते हैं? बोलिए आप, तुलसी जी आप बोलिए, कितने कोश रहते हैं? हमारे अस्तित्व के कोश बोले गए हैं, वो कितने रहते हैं?
17. 5 कोश बोले। हमने पूरा योग थेरेपी सीखा, उसमें कितनी बार हम लोगों ने बोला पंचकोश, पंच मीन्स 5, हाँ हाँ 5 कोश बोले गए हैं। ये बेसिक चीज है। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, ये इतना इजी टॉपिक है कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप ये समझो और अपने जहन में डाल के रखो। इसके ऊपर ही पूरा योग थेरेपी और पूरा सब कुछ है इम्पोर्टेंट। ओके, पंचकोश 5 कोश है। पूरा जो शरीर दिखता है वो अन्नमय कोश है, बराबर, याद आया? हमें जो दिखता है, जो हमारे अन्न के ऊपर उसका भरण पोषण होता है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। उसके बाद में कौन सा कोश है? प्राणमय, प्राणमय कोश। उसके बाद में विज्ञानमय, मनोमय, मनोमय कोश। उसके बाद में विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश, और उसके बाद में आनंदमय। आनंदमय कोश। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है? हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ है? आनंदमय कोश से हमको आनंदमय तक जाना है, बराबर। हमें जो भी डिसीजेस होते हैं वो पहले मन में पैदा होते हैं, मनोमय कोश में पैदा होते हैं, बराबर। मनोमय कोश में पैदा, मन हमारा पहले खराब होता है, उसके बाद हमारा प्राणमय कोश खराब होता है, हमारी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, उसका परिणाम हमको अन्नमय कोश के ऊपर व्याधि के रूप में हमें दिखाई देता है। ये याद आया आपको? समझा आपको? हाँ मैम। हाँ, अभी मैंने जैसे बोला आपको, हम ये नाड़ियों का उगम अलग अलग जगह अलग अलग बताया गया है, और उनका मतलब एक मत उसमें नहीं है, बराबर। तो उसमें किसी ने बोला है हमारा जो बैकबोन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे होता है, जो नीचे वाला एंड होता है वहां पे होता है। किसी में बोला गया है हमारा नेवल एरिया, हमारी जो उदर पोकड़ी मीन्स पेट का हिस्सा जो भी है, उसमें जो भी नाभि का स्थान है वहां से वो नाड़ियां निकलती है, ऐसा बोला गया है। कोई बोलते हैं हमारे हृदय में से निकले हैं, ये नाड़ियों का उगम हमारे हृदय में से निकला है। कोई बोलते हैं ब्रेन में से उसका उगम है, और वो नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में उसका जाल फैला हुआ है। आया ध्यान में? हाँ मैम। ये भी चीजें, नाड़ी, नाड़ी का मतलब क्या है, नाड़ी का कहाँ पे वो दिखती है, नहीं दिखती है, कितनी नाड़ियां है, वो उनका उगम कहाँ से होता है, ये जो भी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये यही आपको लिखना है। और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों के बारे में आपको जब भी लिखना है एक टेबल बना डालो, बराबर, एक टेबल बना डालो, और हर एक टेबल में उसके बारे में लिखते जाओ, तो आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वो आपको ध्यान, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको समझ में आ जाएंगे, बराबर। अभी ईड़ा नाड़ी कौन सी है, कहाँ से निकलती है? राइट साइड, लेफ्ट साइड? ईड़ा नाड़ी राइट है या लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट आहे. लेफ्ट साइड, बरोबर. इडा नाडी लेफ्ट साइडनी आहे. आणखीन काय म्हणता येईल? ही आपल्या शरीरामध्ये आता लेफ्ट साइड आहे. आपण जर विचार केला, तुम्ही लक्षात ठेवण्यासाठी सांगते, डावी बाजू, आपण उजवी आणि डावी ज्या वेळेला, आपण जे लेफ्टी असतात त्यांना थोडा वेळ बाजूला ठेवूया, पण नॉर्मली आपली उजवी डावी बाजू आपण ज्या वेळेला विचार करतो, उजवी बाजू क्रियाशील असते. आपण उजवा हात सारखा वापरतो, डावा हात वापरतो का? कमी वापरतो. जी गोष्ट कमी वापरली जाते ती शांत असते, थंड असते, ही क्रियाशील असते, बरोबर. जिथे क्रिया असते तिथे उष्णता असते. जे थंड असतं म्हणजे ज्याची क्रिया कमी आहे तो माणूस थंड आहे. आपण म्हणतो काय थंड माणूस आहे,
म्हणतो ना आपण, जो कमी क्रिया करतो. आणि सूर्य चंद्र ज्यावेळेला आपण विचार करतो, जिथे क्रिया आहे, जिथे उष्णता निर्माण होते ती सूर्य, जिथे थंड आहे तिथे चंद्र. आणि चंद्राला नेहमी मनाचा कारक म्हटलं आहे. ज्योतिषशास्त्रामध्ये चंद्राला मनाचा कारक म्हटलेलं आहे. म्हणजे मनाच्या स्थिती, मन की स्थिति या चंद्र के ऊपर निर्भर रहती है. जिनको साइकिक अटैक आते हैं, वेड़ियाचे झटके, जो पागल लोग रहते हैं उनको जो भी झटके आते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, ज्यादा आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि उसका जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का जो इफेक्ट है वो पानी के ऊपर, चंद्र से ही हमारे समुद्र में भरती या होती है. बराबर, पानी ऊपर उछलता है और नीचे जाता है. तो हमारा खून भी पानी ही है ना, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है. उसका इफेक्ट उसी वजह से हमारे मन पर भी होता है. ये आप ध्यान में रखो. ये इतना आपको समझ में आया? हाँ मैम. हाँ, चलो हाँ. आगे जाते हैं. शरीरामध्ये थंडावा उत्पन्न करणारी क्रिया शक्तीचा व्यय होतो. मीन्स हमारी जो भी एनर्जी है ज्यादा खर्च होती है. और जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब खाने के बाद उसका पचन होता है या चीजें जो भी क्रिएट होती है, तो उसमें ईड़ा जो नाड़ी है तो वो हमारी चय, ये जो क्रिया है एनाबोलिज्म करती है. बराबर, संवर्धन या पुष्टिवर्धक काम उसमें वो क्रिया जो भी रहती है हमारी मेटाबॉलिज्म में, उसका नियंत्रण या जो ईड़ा नाड़ी से प्राण शक्ति जाती है उससे होता है. क्योंकि ये ध्यान में रखोगे तो डिसीजेस पैदा होते हैं तो उनका कंट्रोल, मतलब हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं. बराबर, ये जो नाड़ी है उसको शक्ति रूपिणी या स्त्री रूपिणी समझा गया है. मतलब उसके बारे में जो जो पॉइंट्स है ना, एक का ध्यान में रखा तो फिर दूसरे का अपने आप आपको लिखने को आ जाएगा. अभी ये जो नाड़ी पिंगला नाड़ी है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड से निकलती है और ट्विस्ट होते हुए वो राइट नोस्ट्रिल के यहाँ पे पहुंचती है. शरीर में वो हीट पैदा करती है और हमारे शक्ति का व्यय ज्यादा होता है. और उसमें अपचय, मतलब जो भी चीजें का विघटन होता है, ऐसी चीजें वो होती है. सूर्य, ये इसका प्रतीक है, वो पुरुष रूपिणी है. उसका कलर रेड कलर है. अभी इसका टेबल जो बनाया है, आप इसमें ऐसे टेबल बनाया है, वो आपको उसको आगे लिखते जाना है. बराबर. अभी हम ये नाड़ियां क्यों हम सीखते हैं, इन नाड़ियों को हठ योग में बहुत इम्पोर्टेंट दिया, मतलब इम्पोर्टेंस है उसका. क्या है? तो अभी ह जो शब्द बना है, तो ह में मतलब पिंगला, थ मीन्स ईड़ा. आया ध्यान में? ह और ठ, पिंगला और ईड़ा. ये पीड़ा मत ध्यान में रखो. शॉर्टकट मार देते हैं और पीड़ा लिख डालते हैं, ऐसा मत रखो. पिंगला और ईड़ा, ह और ठ. अभी सूर्य नाड़ी के बारे में ये सब बताया है. सूर्य है, हीट पैदा होती है, जीवन शक्ति वहां पे है. बराबर, ये शरीर के बारे में बोला गया है. और यहाँ पे ठ है, चंद्र नाड़ी उसको बोला गया है. मन या मानसिक ऊर्जा के बारे में ये ईड़ा नाड़ी हमको बताती है. मन के बारे में, मन की स्थिति कैसी है, मन का कारक वो ईड़ा नाड़ी रहती है. मन की स्थिति कैसी है वो ईड़ा नाड़ी से हमको पता चलता है. और अगर हम शरीर में देखें, उनका इफेक्ट हमारे जो भी सिस्टम रहती है, नर्वस सिस्टम, तो उसके ऊपर कैसे आता है, कौन से सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमने शॉर्ट में लास्ट टाइम देखा था. तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, कुछ नाम याद आ रहे हैं आपको? कुछ सुना सुना सा लगता है क्या? कुछ सुना सुना सा लगता है क्या? हाँ. अनुकंपी संस्था, परानुकंपी संस्था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम.
अनुकंपी संस्था, आता तुमच्या लक्षात येईल, अनुकंपी संस्था तुमची ऍक्टिव्ह आहे म्हणजे काय आहे, तुमचं शरीर ऍक्टिव्ह आहे, तुमची सूर्यनाडी ऍक्टिव्ह आहे, बरोबर. आणि परानुकंपी संस्था ऍक्टिव्ह आहे म्हणजे काय, तुमचं मन शांत आहे, तुमची चंद्रनाडी ऍक्टिव्ह आहे. ज्या वेळेला तुम्ही ध्यान करता त्यावेळेला तुमची परानुकंपी संस्था ऍक्टिव्ह असते. ध्यान करताना शरीर शांत असतं ना, बसलेलं असतात की नाही तुम्ही, मन तुमचं शांत होत जातं की नाही, त्यावेळेला तुमची परानुकंपी संस्था ऍक्टिव्ह असते. येतंय लक्षात? हो मॅडम. सगळ्यांना येतंय का लक्षामध्ये? कारण हे तुम्हाला अनुकंपी संस्था, परानुकंपी या सिम्पथेटिक नर्वस, अनुकंपी मीन्स सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी मीन्स पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. आप तुम्हाला इंग्लिश नाव लिहायची इंग्लिश लिहा, मराठी लिहायचं मराठी लिहा. पण हे तुम्ही लक्षात ठेवा, कोणत्या नाडीशी कोणती संस्था, ह्या संस्था नर्वस सिस्टम आहे. लक्षात येते? नर्वस सिस्टम मधले त्यांचं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टमच्या स्वायत्त मज्जा संस्था, मज्जा संस्थेचे हे भाग आहे. मज्जा संस्थेमध्ये स्वायत्त मज्जा संस्था आणि त्याचे हे भाग आहेत. आता हृदय म्हणजे हे अनुकंपी संस्था म्हणजे गती वाढवणारा. तुम्ही हृदय तसं नाही, तुमची शरीराची जी हालचाल, ते बघा, तुमचं हालचाल अनुकंपी संस्था ज्या वेळेला तुमची ऍक्टिव्ह आहे म्हणजे तुमचं काय आहे सांगा बरं मला, हृदयाची धडधड केव्हा वाढते? अनुकंपी संस्था झाल्यावर. बरोबर बरोबर. तुम्ही धावता, धावता त्यावेळेला तुमची हातापायांची हालचाल होत असते, तुमची श्वासाची गती जास्त असते, तुमच्या शक्तीची खर्च होत असते, बरोबर. आणि मग श्वास वाढलेला असतो, त्यामुळे छाती म्हणजे तुमच्या हातापायांना एनर्जी पोहोचवायची आहे, तुमचं रक्त पोहोचवायचं आहे जास्तीत जास्त हाताकडे पायाकडे, बरोबर. मग ते ग्लुकोज तुमचं बर्न होतं आणि मग ती एनर्जी तयार होते आणि ती एनर्जी तुमच्या हातापायांकडे जाते. म्हणजे अनुकंपी संस्था, ती अनुकंपी संस्था ऍक्टिव्ह झाली. ओके. आणि मग असंच मॅडम तुमचे हातपाय, बोला. स्वादुपिंड मध्ये म्हणजे आता हे कसं इन्शुलिन द्वारा साखरेचं प्रमाण वाढलंय समजा, तर म्हणजे काय म्हणायचं आपल्याला, म्हणजे अनुकंपी संस्था वाढली का परानुकंपी संस्थेचं कार्य वाढलं? ऐका तुम्ही असं प्रत्येक ऑर्गनशी रिलेट करू नका. तुमची कसं माहिती, ती क्रिया ही एक क्रिया नसते, त्या एका क्रियेसाठी तुमच्या शरीरातल्या बऱ्याच क्रिया त्याच्याशी अवलंबून असतात. कळलं का? ही एकच क्रिया नसते. आता ज्या वेळेला समजा आता डायबिटीज झालाय, तुमचं इन्सुलिनचं कार्य बिघडलेलं आहे, तर मग तुम्ही काय म्हणाल, त्याची बैठी जीवनशैली आहे, तो थंड सारखा एका ठिकाणी बसू नये. बरं, डायबिटीज होतो कशाने? एक फंक्शनल डिसऑर्डर सोडून द्या, पण 99.99% डायबिटीज म्हणजे 99% आपण म्हणूया की काहींना स्टेरॉइड्स घेतल्याने बिघाड झाला किंवा काय, ते सोडून दे, पण 99% लोकांना कशाने होतो? मनाची स्थिती बिघडलेली असते. ओके, बरोबर. बरोबर आहे. मग त्यांना मग आपण त्यांना काय सांगतो, मनाची स्थिती बिघडलेली आहे त्यांची, इडानाडीचं बिघडलं, मग आपण त्यांना उलट काय द्यायला पाहिजे, ऍक्टिव्हिटी द्यायला पाहिजे. त्यांना आपण सूर्यनमस्कार सांगायला पाहिजे, त्यांना जे काही गतिशील व्यायाम आहे ते त्याला द्यायला पाहिजे, त्यांना धावायला सांगायला पाहिजे. एखादं लहान मूल आहे, खूप चंचल असेल, आता ही मनाची स्थिती सांगते, खूप चंचल आहे, मग त्याला शांत बसवायचं आहे, तर त्यालाही सूर्यनमस्कार द्यायला लागतात. म्हणजे तुम्ही लॉजिक कसं लावायचं हे सांगते थेरपीसाठी, की त्यालाही त्याची जी एक्सेस एनर्जी आहे ती चॅनलाइज करण्यासाठी तुम्हाला सूर्यनमस्कार द्यायला लागतात, की ती जी वाया जाणारी एनर्जी, वाया नाही जाणारी, जी एक्सेस म्हणूया जास्तीची एनर्जी आहे ती चॅनलाइज होते सूर्यनमस्काराने, ती योग्य तऱ्हेकडे वळते आणि तो मुलगा शांत होतो. ऍट द सेम टाइम जो थंड मुलगा आहे त्याला सुद्धा सूर्यनमस्कार द्यायला लागतो, की त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी होते, ऊर्जेचं वहन व्हायला लागतं आणि त्याला बरं वाटायला लागतं, तो ऍक्टिव्ह होतो. म्हणजे तुम्ही परिस्थिती कोणती आहे ना त्याच्याशी हे सगळे संबंध लावायचे असतात. असं म्हणजे जसं मी या मुलांच्या बाबतीत सांगितलंय, दोन्ही गोष्टी झाल्या ना.
हो हो बरोबर? हो. म्हणजे मी कन्फ्यूज करते असं वाटतंय का तुम्हाला? नाही तर म्हणजे हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे ना. म्हणजे हा इथं असं आहे तर तिथं तसं होणार, हो परानुकंपीमध्ये असं हो होणार, अनुकंपीमध्ये असं. मध्ये तुमचं शरीर शांत होत जा. मी तुम्हाला एक चार्ट आहे ना, तो एक चार्ट पण म्हणजे आता खरं हा याचा भाग नाहीये, या हा विषयाचा भाग नाहीये, तो नर्वस सिस्टमचा भाग आहे, की त्या संस्थेमध्ये ते कसं घडत जातं ते तुम्हाला म्हणजे अनुकंपी संस्था ऍक्टिव्ह असेल तर शरीरामध्ये काय बदल घडून येतात, परानुकंपी असेल तर काय, हा थेरपीचा प्रश्न आहे आणि नर्वस सिस्टम मध्ये जाणारा प्रश्न आहे ऍक्च्युली. हा हा कळलं का? पण तुम्हाला बेसिक समजलं आहे की तुमचं शरीर ऍक्टिव्ह असतं त्यावेळेला ती अनुकंपी संस्था तुमची जागृत ऍक्टिव्ह. असते, ऍक्टिव्ह असते, आणि तुम्ही मेडिटेशन कडे जाता किंवा शांत होत जाता त्यावेळी तुमची परानुकंपी संस्था ऍक्टिव्ह असते, करेक्ट. चंद्रनाडी ऍक्टिव्ह असते. शांत होता की नाही तुम्ही? बरोबर. त्यामुळे ती ती म्हणजे मेंदू तुमचा शांत होत जातो. बरोबर. ती संस्था ऍक्टिव्ह होत जाते त्यावेळेला मेंदू शांत. रबर बघा, रबर ताणलं आणि त्याला अजून खेच दिलं ते तुटतं, पण त्याला सोडलं ताणलं सोडलं की त्याची इलास्टिसिटी त्याची कायम राहते. तसं आपलं शरीर त्याला मध्ये विश्रांती देणं गरजेचं असतं. फार विचार करणाऱ्या माणसांना सुद्धा मनाची विश्रांती, शरीराने खूप कष्ट करणाऱ्या माणसांना सुद्धा एक थोडंसं रिलॅक्स करणं, जरा वेळ शांत वेळ झोपा. जे मजूर असतात ना, बिल्डिंगवर काम करतात किंवा रस्त्यावरती काम करतात, ते बघा दुपारी त्यांचं जेवण झालं की थोडा वेळ पडतात, म्हणजे बाकीच्यांना वाटतं काय आराम करतायत, पण ते आराम करतात म्हणूनच ते नंतर जास्त चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात. एक तर खाल्लेलं पण असतं, अन्न, रक्तप्रवाह पोटाकडे गेलेला असतो, शरीर शांत होतं, इतका वेळ कष्टाचं काम करून मसल रिलॅक्स होतात, मग परत ते ऍक्टिव्ह होतात मसल्स, की पुन्हा ते काम करू शकतो. बरोबर. बरोबर. हा, तर ही संस्था कुठली कार्यरत होते हे कळलंय जेव्हा तुम्ही काम करता त्यावेळेला आणि तुम्ही शांत असता त्यावेळेला. एवढं तुम्ही सध्या लक्षात ठेवा. बर. बाकीच्यांनाही लक्षात आलंय का ही गोष्ट, की जेव्हा तुम्ही खूप ऍक्टिव्ह असता त्यावेळेला अनुकंपी संस्था तुमची ऍक्टिव्ह असते आणि ज्या वेळेला तुम्ही शांत स्थितीमध्ये असता त्यावेळेला परानुकंपी संस्था तुमची ऍक्टिव्ह असते. एवढं सगळ्यांना कळलंय? हो मॅडम, हो मॅडम. हा, ठीक आहे. चला आता सुषुम्ना नाडीबद्दल आपण बघूया. आपण बघितलं की उजव्या साईडला पिंगला असते किंवा सूर्य नाडी असते, डाव्या साईडला आपली इडा असते किंवा चंद्र नाडी असते. बरोबर. आणि याच्या मधून जी जाते, आता आपल्या चित्रामध्ये आपल्याला उलट दिसतं, आपली उजवी ती चित्रातली डावी, मिरर इमेज असतं म्हणून आरशामध्ये कसं उलट दिसतं तसं चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल, पण आपल्या शरीराची उजवी आणि डावी, लिहिताना पण उजवी डावी असंच लिहायचं. सुषुम्ना नाडी कशी असते? सुषुम्ना नाडी मध्यातून निघणारी असते, आपण चित्रामध्ये मगाशी बघितली. ही सुषुम्ना नाडी आहे, मूलाधार चक्रापासून निघते आणि ती सरळ सरळ वर जाते. आणि जिथे जिथे हे क्रॉस, सुषुम्ना नाडीला जिथे क्रॉस होतात ना इडा आणि पिंगला, तिथे हे वेगळे वेगळे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धी आणि आज्ञाचक्र, आणि वरती सहस्त्रा, म्हणजे आज्ञाचक्रापर्यंत ते क्रॉस तिथपर्यंत असतं क्रॉसिंग त्यांचं, तर तसे ते क्रॉस होत जात. सुषुम्ना नाडीबद्दलची माहिती एक मिनिट. इडा आणि पिंगला या नाड्यांमध्ये समन्वय व कार्यसंतुलन, म्हणजे गमत काय असते, सुषुम्ना नाडी असते ना ती नेहमी कार्यरत नसते. हमेशा सुषुम्ना नाडी, अगर मैं बोल रही हूँ अभी, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, ऐसा नहीं होता है, किसी के बारे में भी नहीं होता है। वो कब एक्टिव होती है? जब भी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में बैलेंस होता है, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता है और उनका जो भी कार्य का संतुलन, मीन्स जो भी काम करती है उसमें बैलेंस होता है ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तभी क्या होता है, तभी हमारी जो भी शरीर में जो भी क्रियाएं चलती है वो नॉर्मल हो जाती है, उसमें से वो निकल के फिर वो प्राण क्या होता है, वो सुषुम्ना से ऊपर, मतलब वो प्राण शक्ति है वो सुषुम्ना में चली जाती है। तो ऐसा कहा गया है, जो भी सुषुम्ना नाड़ी है उसका मुंह है ना, उसको वो मुंह बंद रहता है नीचे से, तो वो कैसे बंद रहता है, तो वहां पे ऐसे बोला गया है
कि सर्पिणी मीन्स फीमेल स्नेक जो है वो वहां पे है। वो कैसे है, 3.5 वेटोळे मीन्स 3.5 सर्कल ऐसे लिए हुए हैं, और उसका मुंह कैसे है, नीचे की तरफ है, और वो कैसी है, सोई हुई है। अभी हम बोलेंगे हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हमारी कुंडलिनी शक्ति, उसको कुंडलिनी बोला गया है। वो जो एनर्जी है वो सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में रहती है। और ये जब भी प्राण शक्ति वो दोनों में बैलेंस, ईड़ा और पिंगला में बैलेंस हो जाती है, तभी वो सुषुम्ना में चली जाती है। और वो फिर नीचे से वो एनर्जी जो बोला है उसको कुंडलिनी बोला गया है, वो नीचे से सर्पिणी बोला गया है, वो सुषुम्ना से ऊपर 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 उठती है। ऊपर उठते उठते वो क्या होता है, हमारे 6 चक्र जो हमने बोले हैं उनको वो क्रॉस करती है, और 6 चक्र और भी वहां पे 3 ग्रंथि बोला गया है, रुद्र ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, उनको क्रॉस करते हुए वो ऊपर जाती है। और जब भी वो सहस्त्रार पे आती है तभी हम बोलते हैं कि हमको कैवल्य प्राप्त हुआ और जीव शिव का मिलन हो गया, ऐसे बोला गया है। हमारी जो प्राण शक्ति है वो ब्रह्मांड में जो शक्ति है उसके साथ उसका मिलन होता है, ऐसा उसका वर्णन किया गया है। बराबर, ये आपको समझ में आया हाँ सब? मैम। हाँ और अभी इसमें से जो नाड़ी शुद्धि भाग है ना, नाड़ी शुद्धि, वो मैं आप सबको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि उसके श्लोक और वो सब डालने हैं, और उसके साथ प्राण का भी मुझे आपको बताना है। लेकिन शॉर्ट में आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। नाड़ी शुद्धि तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे का, नाड़ी शुद्धि म्हणजे काय? नाड़ी शुद्धि म्हणजे काय? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. मी प्राणायाम म्हणजे नाही विचारलं. नाडी शुद्धी म्हणजे तुम्हाला काय सांगता येईल? नाडी शुद्धी नाड्यामध्ये बसलेली हा वात किंवा वायू हा पुढे सरकवणे किंवा त्याला पुढे मार्गस्थ करणे म्हणजे त्याची शुद्धता ठेवणे. आता हा वात कधी कधी म्हणजे जसं उदाहरण द्यायचं झालं तर तो खूप चांगला उदाहरण वाटतो की शेती नांगरण्याच्या पूर्वी जसं पाऊस पडताना ते ढेकळे तयार होतात मातीवर पाऊस पडलेल्या पहिल्या, मग त्याला परत पूर्ण नांगरणी करताना ते फोडावे लागतात. तसं ही नाडीची शुद्धी आहे, करावी लागते. म्हणजे आपण खाल्लेलं अन्न, पाणी वगैरे याचं काहीतरी त्यामध्ये मल संचल होत जातं आणि ते फोडण्याचं काम हे प्राणायामने केलं जातं. बरोबर. आता आपलं बेसिन चोकअप झालं, बेसिन चोकअप हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जो भी उसके अंदर जो भी गंदी चीजें जो भी जमा हुई है वो हम निकालते हैं, तभी नल का पानी अच्छे से जाता है। या हमारे ऊपर टैंक है पानी का, और वहां से पानी हमारे घर में आता है, बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो पानी आता ही नहीं है, टैंक में पानी है लेकिन वो घर में नहीं आता है। तो हम क्या चेक करते हैं, अरे पानी तो है टैंक में, फिर घर में क्यों नहीं आता है? तो उसकी जो पाइपलाइन है वो हम चेक करते हैं। तो फिर क्या होता है, हमें दिखाई देता है जो भी पाइप का होल है वो उसमें से अंदर से जंग लगा हुआ दिखता है, गंज लागलेला दिसतो, बराबर। तो अभी तो पीवीसी पाइप रहते हैं, लेकिन पहले वाले पाइप रहते थे तो फिर वो क्या करते थे, एक लोखंड की नली डाल के वो जो भी गंज है वो निकाल देते थे, बराबर। तो फिर पानी अच्छे से आने लगता है। जो भी कचरा जमा है पाइप में वो हम निकालते हैं, तभी वो पानी नल से हमको मिलता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो भी प्राण है वो क्या होता है, प्राण का वहन अच्छे से होना चाहिए। तो उसके लिए ये हमारी नाड़ियां साफ होनी चाहिए, इसके लिए हम शुद्धि क्रिया करते हैं, बराबर है ना। शुद्धि क्रिया हम क्यों करते हैं, हमारे शरीर में जो भी मल इधर उधर जमा हुआ है वो हम निकालते हैं, तो शुद्धि क्रिया करते हैं।
तो ये प्राण का वहन करना है नाड़ियों से, तो हम नाड़ी शुद्धि करते हैं, बराबर, क्योंकि प्राण का वहन नाड़ियों में से होता है। अभी प्राण का वहन, अभी समझो मैंने पाइप, ऊपर वाले टैंक में से आने वाले जो भी पाइपलाइन है मैंने साफ कर दी पूरी, या बदल डाली, अब तो बदल डालते लेकिन अभी समझो साफ कर दी, तो हमको कब पता चलता है कि वो अच्छे से साफ हो गई है? कब पता चलता है वो अच्छे से साफ हो गई है? पानी फोर्सफुली नीचे आया तो। हाँ, नल में से पानी अच्छे से आने लगा तो हमको लगता है चलो हमारी पाइपलाइन अच्छे से साफ हो गई है, बराबर है कि नहीं? तो वैसे ही अगर नाड़ियों का वहन अच्छे से होता है, ये कभी पता चलता है, हम अगर अगर हमारे शरीर के बारे में हम सोचो, बाकी सब छोड़ दो, प्राण का वहन अच्छे से होता है, कैसे चलता है पता? हमको अच्छा जब ही लगता है, हम बोलते हैं ना मन की स्थिति अच्छी है, शरीर की स्थिति अच्छी है, तो समझो प्राण का वहन अब अच्छे से चल रहा है, हर जगह हर ऑर्गन को प्राण अच्छे से मिल रहा है, बराबर। अगर उसमें अशुद्धि आ गई, हाँ, तो क्या होता है? अशुद्धि आ गई तो वो ऑर्गन को अच्छे से ब्लड नहीं जाएगा, अच्छे से हार्मोन नहीं जाएगा, कुछ नहीं अच्छे से मिलेगा, और फिर वहां पे रोग पैदा होगा, तो प्राण का वहन वहां पे खराब हो गया है। ये अगर हम शरीर के बारे में सोचेंगे, मतलब ऐसे सोच के देखो समझने के लिए, बराबर है ना? रोग तभी पैदा होता है जहां पे गंदगी पैदा होती है, वहां पे रोग पैदा होता है। नाड़ियों में कचरा जमा हुआ तो गंदगी वहां पे ही रहेगी, तो रोग पैदा होंगे। अगर वो गंदगी नहीं है या हमने सफा कर दी, हर दिन समझो हमारी मन की स्थिति खराब है, कुछ कचरा जमा हो गया, लेकिन हमने वो हर दिन साफ किया, ध्यान करते हैं तो हर दिन साफ होता है, योग हर दिन करते हैं तो वो साफ होता है, बराबर। एवरीडे का हमने साफ किया, लेकिन अगर मैंने 50 की उम्र में योग करना शुरू कर दिया, तो मैंने आज का कचरा मैं हर दिन करके साफ कर रही हूँ, लेकिन 50 साल मैंने जमा करके रखा है, उसको क्या, उसका भी मुझे आज थोड़ा एक्सेस करके करना पड़ेगा, तभी वो साफ होगा। मतलब क्या है, जब भी साफ होगा तो कुछ अच्छा हमको दिखेगा, उसके इफेक्ट हमको दिखते हैं। वैसे ही नाड़ी शुद्धि जब भी करते हैं तभी साफ अच्छे से वो प्राण का वहन होता है। और इसके लिए अभी हठ योग के बारे में आपको पता है ना सबको? व्हाट इज हठ योग? पता है ना कुछ कुछ? क्या है हठ योग? मी क्या पूछ रही हूँ, सगळ्यांना माहिती आहे ना हठ योग काय आहे? हो हो मॅडम. हा, तर आता हा हठ योग ज्या वेळेला आपण म्हणतो ना, आता योगाचं अंतिम उद्दिष्ट कैवल्य आहे वगैरे आपण म्हणतो की नाही, बरोबर? मग आता हठयोग तुम्हाला प्राप्त झाला, हठयोग सिद्ध झाला, त्याला शब्द योगामध्ये सिद्ध झाला असं म्हटलं जातं. तर तो सिद्ध झाला केव्हा म्हटलं जातं, तर त्याची लक्षणं दिलेली आहेत, बरोबर. तर त्याची जी लक्षणं दिलं आहेत त्याच्यातलं एक लक्षण नाडी शुद्धी हे आहे. हा श्लोक आहे ना, हा तुम्ही थोडासा पाठ करून ठेवा, खूप सुंदर श्लोक आहे. वपुः कृशत्वम वदने मी स्लो वाचते आणि त्याचा अर्थ पण सांगते. वपुः कृशत्वम, तुमचं शरीर, कृश मीन्स व्हॉट? कृश होना मीन्स पतले होना, बराबर. तुमचं वपु शरीर आपका जो है वो कृश हो गया। हम जो भी ऋषि मुनि देखते हैं, जो भी हिमालय में बैठे हुए हैं, वो कैसे उनका खाली पिंजरा, हड्डियों का पिंजरा दिखता है, उसके ऊपर खाली स्किन लगी हुई है, ऐसा दिखता है, बराबर। तो आपका शरीर कैसे हो गया? पतला हो गया। जो भी बड़े मतलब क्या बोलते हैं, जाड़े हैं और वो बोलेंगे हमको योग सिद्ध हो गया, ऐसे दिखाई नहीं, हम बोलेंगे अरे आपका वो पुरुषत्व किधर है ना? मतलब हठ योग के मार्ग से अगर आप जा रहे हैं, हठ योग का मार्ग से अगर आप जा रहे हैं और आप अंतिम उद्दिष्ट तक पहुंचे, तभी आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो ये
दिखाई देगा, आपका चेहरा प्रसन्न रहेगा क्योंकि आपका मन आनंदी रहेगा। आपका आवाज कैसे आएगा? सुस्पष्ट, आपका अच्छा आवाज रहेगा, दूसरों को ऐसा लगे सुने इसका आवाज, बराबर? तो ऐसे आपका आवाज रहेगा। वपु कृशत्वम, ये फर्स्ट है। वदने, वदन मीन्स फेस, प्रसन्नता, प्रसन्न चेहरा। नाद स्फुटत्वम, नाद मीन्स आवाज, आपका जो भी आवाज है सुस्पष्ट रहेगा। नयन म्हणजे डोळे, सुनिर्मले, निर्मळ डोळे। आपल्याला लहान मुलांचे, तान्ह्या मुलांचे तुम्ही कधी बुबुळ बघितलेत का? डोळे बघितलेत का? एकदम नीळ टाकल्यासारखे आणि एकदम निष्पाप असतात. आणि जरा ना 2-1 वर्षाची झाली ना ती, की त्यांच्या चेहऱ्यातले भाव बदलायला लागतात बघा, डोळे त्यांचे, बरोबर? तर ते जे तसे म्हणजे आपण डोळ्यातलं तेज आपल्याला ऋषीमुनींच्या बाबतीत आपण तेज म्हणूया, पण डोळ्यांमधला फरक मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करते, की प्रत्येक आपण म्हणतो ना, तुझ्या डोळ्यातले भाव मला कळतात, बरोबर? तर ते कसे आहे? कारण का तुमच्या मनातले भाव तुमच्या डोळ्यामध्ये येतात. आणि हे ऋषीमुनी हठयोग सिद्ध झाल्यामुळे त्यांचे डोळे आहेत ना, ते निर्मळ होतात. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये एक प्रकारचं तेज निर्माण होतं. नंतर अरोगता, रोगता, रोग होणं, अरोगता मीन्स उनको रोग से मुक्ति मिल गई है, रोग उनको नहीं है, उनके पास भटकता भी नहीं है। बिंदु जय, बिंदु इसको बोला है, वीर्य जो है उसको योग में बिंदु ये शब्द कहा गया है। और बिंदु जय मीन्स आपके वीर्य के ऊपर आपको नियंत्रण आ गया है, आपकी सेक्सुअल पावर के ऊपर आपको नियंत्रण आ गया है। अग्निदीपनम, अग्नि मीन्स अग्नि, दीपन हम जो दिया लगाते हैं, कभी दिया लगाते हैं तो क्या होता है, वो प्रज्वलित करते हैं ना, आग मतलब मैच बॉक्स से लगाते हैं तो वो क्या जलता है, बराबर? तो ये अग्नि, अग्नि हमारा पेट का जो अग्नि है वो हमारे, तो वो प्रदीप्त रहता है, अग्नि दीपनम, बराबर? उसका अग्नि जो है वो अच्छा रहता है। और क्या है? नाड़ी विशुद्धि, ये हमको सीखना, इसके लिए ये श्लोक मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि नाड़ी विशुद्धि, वो हठ योग आपको सिद्ध हो गया है तो क्या मतलब, क्या आपकी सारी नाड़ियां विशुद्ध है, मीन्स शुद्ध हो गई है, तभी हम बोलेंगे कि तभी ये उन्होंने हठ सिद्धि मीन्स आपको हठ योग प्राप्त हो गया है, उसके ये लक्षण बोले गए हैं। ये आपको ध्यान में आया? हा मॅम. काय माधुरीताई झोप यायला लागली? हो मॅडम, हो. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला? हो. आपण आता प्राणाच्या बद्दल आपण माहिती घेऊया. हे थोडस आता रिकॅप, मला वाटलं होतं 10 मिनिटांमध्ये आपलं संपून जाईल, हरकत नाही. 1 मिनिट हा. आता आपण प्राण ही संकल्पना जाणून घेणार आहोत. आता मला सांगा, प्राण म्हणजे काय? कोण सांगेल? प्राण म्हणजे काय? आपण किती वेळा शब्द वापरतो, मराठीत सुद्धा वापरतो, हिंदी में भी हम बोलते हैं, जो भी आपको समझा है, अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं। प्राण म्हणजे काय? अंजली ताई तुम्ही सांगा, प्राणाची फोड, तुम्ही तर फोड पण सांगाल, सांगा बरं. जीव. प्राण, जीव. हा, पर अजून काय सांगाल? ऊर्जा. ऊर्जा. अजून काय सांगाल? आता थोडासा ना आपण योगाच्या दृष्टीने विचार करून सांगूया. काय सांगाल? श्वास. श्वास. हाँ, अभी मैं आपको पूछती हूँ, जब भी हम श्वास लेते हैं तो प्रश्वास बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे?
सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें प्राण है या नहीं है? हाँ। है? श्वास छोड़ते हैं तो नहीं है। नहीं है तो आप मर गए। नहीं, मर तो नहीं गए। अभी जब भी हम प्राण छोड़ते, देखो हिंदी में भी बोलते हैं उसने प्राण छोड़ दिए, मतलब क्या हो गया? हाँ, छोड़ प्राण दिए मतलब मर गए। मर गए. बरे. माधुरीताई तुम्ही म्यूट करता का? मला वाटतं एको येतोय. आपण या तुलसी, हा कोणाचा तरी डबल हे चालू आहे का मोबाईल किंवा काही? ठीक आहे. हम मराठीत पण आपण बोलतो की निष्प्राण झाला. निष्प्राण झाला म्हणजे काय? त्यांनी प्राण सोडले. बरोबर. मग आपण नेहमी म्हणतो का मी प्राण घेतोय, मी प्राण सोडतोय, मी प्राण घेतोय, मी प्राण सोडतोय. आपण काय म्हणतो? मी श्वास घेतोय, श्वास सोडतोय. बरोबर आहे की नाही? श्वास घेताना तुमची क्रिया काय करताय? क्रिया काय असते? तुम्ही हवा घेता आणि हा हा बोला. जीवनी शक्ती म्हणजे प्राण. बरोबर. हवा के साथ, सांस के साथ जो भी एनर्जी है, जो भी जीवन शक्ति है, वो हम अंदर लेते हैं. वो हमारे अंदर जो भी रहती है ना, वो शक्ति रहती है. वो जब भी अंदर हुई शक्ति जब भी निकल जाती है अंतिम समय में, तो हम निष्प्राण हो जाते हैं. प्राण या शब्दाची फोड अशी होते, प्र अधिक अन. अन प्र, आता मी याच्यात लिहिलं नाहीये, मी ऍड करेन. प्र अधिक अन अशी शब्द फोड होते. संस्कृत अगर हम देखते हैं, प्र अधिक अन. प्र मीन्स व्हॉट? प्रकर्षाने. प्र याचा अर्थ बऱ्याच ठिकाणी येतो, त्यावेळेला प्रकर्षाने असा अर्थ असतो. जोर से की गई या प्रोमिनेंटली की गई, ऐसे प्रकर्षाने. अन, अन याचा अर्थ असा होतो की सांस लेना, सांस छोड़ना, उसको अन, श्वासोच्छ्वास करने, उसको अन. इसके लिए वो प्राण ऐसा शब्द कहा गया है. एक मिनिट. आता अपन प्रत्येक वेला अपन जब भी हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? उस शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में, या कहाँ पे उसका शब्द का अर्थ क्या बोला गया है, वो सीखते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? जो भी ग्रंथों में कहाँ पे उसका उल्लेख आया है या उसके बारे में क्या कहा गया है, वो हम सीखते हैं. बराबर. तो प्राण ये संकल्पना हम बोलेंगे तो वेद उपनिषदों के कालों से, मतलब ये प्राण शब्द कहा गया है. पहले वेदों में कहा गया है, उसके बाद उपनिषदों में भी प्राण ये शब्द कहा गया, उसका उल्लेख आया है. बराबर. पहले वेदों में, उसके बाद उपनिषदों में भी प्राण का उल्लेख आया है. अभी अथर्व वेद जो है, अलग अलग वेद है, आपको पता है ना, वेद अलग अलग है. तो अथर्व वेद में जो भी कहा गया है उसका ये एक श्लोक है. ये एक्चुअली दो लाइन मिलके एक श्लोक है. प्राण प्रजा अनुवस्ते पिता. आपको ये श्लोक ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज हमें मालूम होने चाहिए कि प्राण संकल्पना कभी से है. अगर हम योग सीखते हैं तो उसमें जो भी हम शब्द बार बार बोलते हैं तो वो कहाँ से उसका उल्लेख आया हुआ है, कभी से है, या किस बारे में कहा गया है, ये आपको मालूम होना जरूरी है. बराबर. प्राण प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रम इव प्रियम प्राण ही सर्वस्य ईश्वरो यश्च प्राणति यश्च न. अथर्व वेद में ये कहा गया है. अभी उसका मीनिंग हम समझते हैं की मुलाला ज्याप्रमाणे आपला पिता प्रिय असतो, त्याप्रमाणे सर्वांना म्हणजे सर्व प्रजेला प्राण हा अगदी जवळचा वाटतो, कारण प्राण सर्व सृष्टी निर्माण करणारा ईश्वरच आहे. इन्होंने कहा है कि जब भी जैसे अपने
बच्चे को जैसे पिता प्रिय लगता है कि नहीं, वैसे ही सबको प्राण अपने नजदीक लगता है। मतलब हमारी सांस चली गई, हमारा प्राण चला गया तो हमको चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। वैसे ही इतना प्रिय हमको है, बाढ़ में जाए सारी दुनिया, है ना। जब भी अपने ऊपर आती है, जब भी किसी को हम बचाते हैं तो चलो दूसरे का बचाने का हमारी उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी उसके बाद हम क्या करते हैं? खुद को बचाते हैं, क्योंकि हमारा प्राण प्रिय रहता है। और ये प्राण किसने पैदा किया है? ये ईश्वर ने। ये सृष्टि जिसने निर्माण की है, उसी ईश्वर ने ये प्राण पैदा किया है। वो ईश्वर ही है। मतलब ये ईश्वर ने निर्माण किया है, दूसरे आगे के श्लोकों में आएगा, लेकिन उसको ही हम ईश्वर कह सकते हैं, कारण प्राण ही सर्व सृष्टि निर्माण करणारा ईश्वरच आहे। ये आपको समझ में आया क्या? मतलब इतना प्रिय ये प्राण है, अपना प्रिय है। और आगे जाके क्या बोला है? यदा त्वं प्राणम चिंतस्यथ स जायते पुनः। जेव्हा तुम्ही प्राणासंबंधीच विचार करता, त्याचे चिंतन करता, त्यावेळी पुन्हा नव्याने काही गोष्टी तुम्हाला कळू लागतात व तसा अनुभवही मिळू लागतो। ये एक ही स्लाइड हम आज करेंगे। अभी आप आसन करते हैं, आसन के अंतिम स्थिति में आप क्या करते हैं? बोलिए। आसन का अंतिम स्थिति आपने ले लिया, आसनाच्या अंतिम स्थितीमध्ये तुम्ही काय करता? श्वासावर लक्ष ठेवतो. मग श्वासावर लक्ष दिल्यावरती तुम्हाला आसनामध्ये बरं वाटतं, मन शांत होतं का? हो. होतं ना. हा, ध्यानामध्ये ज्या वेळेला तुम्ही बसता त्यावेळेला तुम्ही काय करता? श्वासांवर लक्ष. श्वासावरती लक्ष देता, बरोबर. मग श्वासावरती लक्ष देता देता तुमचं मन शांत होतं. अनेक विचारांकडून तुम्ही एक विचाराकडे जाता. म्हणजे काय? खूप सारे विचार मनामध्ये असतात. ज्या वेळेला बसतात त्यावेळेला अरे पाय दुखतोय, हे दुखतोय, आता का सांगितलं, किंवा मनामध्ये सकाळी काय झालं असेल, कोणाशी भांडलो असू किंवा काय, ते विचार येतात. मग हळूहळू ते विचार शांत होत जातात. मग काही विचार गळून पडतात आणि एखादाच विचार तुमच्यामध्ये राहतो. आणि हे तुम्ही ध्यानाचं तुम्ही प्रॅक्टिस करत गेलात की तुम्हाला पटकन तुम्ही ध्यानामध्ये बसतात. म्हणजे तुम्ही बसल्या बसल्या तुम्हाला इतके विचारही तुमच्या मनामध्ये येत नाही. आणि हे ऋषी मुनींसारखे जे कायम ध्यान करणारी लोक आहेत, तर आपण वाचताना त्यांच्याबद्दल कळतं की हे त्यांना दिव्य दृष्टीने कळलं. त्यांना दिव्य दृष्टी केव्हा येणार? जेव्हा ते हे असं ध्यान करतात, तेव्हा त्यांना त्या दिव्य दृष्टीने त्यांना कळायला लागतं. पण दिव्य दृष्टी त्यांना केव्हा प्राप्त होते? ते प्राणावरती. आता तेव्हा त्यांनी असं म्हटलेलं की तुम्ही प्राणासंबंधी ज्या वेळेला चिंतन करता, त्यावेळेला तुम्हाला अनेक गोष्टींचे उलगडे होऊ लागतात. म्हणजे ही सृष्टी कशी निर्माण झाली, काय निर्माण झाली, आपल्या देहामध्ये काय आहे. पिप्पलाद ऋषींनी आपल्याला म्हणजे एखाद्या बाई म्हणजे एखाद्या गर्भवती स्त्रीला जुळं होणार आहे का, तिळं होणार आहे का, मुलगा आहे का मुलगी आहे, हे सुद्धा त्या ऋषींना समजत होतं. कसं समजत होतं? ते दिव्य दृष्टीने, दिव्य सूक्ष्म देहाने त्या बाईच्या शरीरात जाऊन त्यांना ते जाणू शकत होते. मग ह्याची जी क्रिया आहे, त्या प्राणासंबंधी तुम्ही विचार करता, अर्थात ही खूप मोठी साधना आहे. हे आपण फक्त शब्दांचे बुडबुडे आहेत आणि आपण फक्त शब्दांनी या गोष्टी समजून घेतो आहोत. पण त्यांनी हे अनुभवानी सिद्ध केलेलं आहे आणि म्हणून त्यांनी जे लिहून ठेवलेलं आहे त्याचा आपण अभ्यास आता आपण करू शकतो आहोत, बरोबर. तर त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की प्राणासंबंधीच त्यावेळेला तुम्ही विचार करता, त्या प्राणाचं चिंतन करता, त्यावेळेला तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी नव्याने कळू लागतात आणि वेगवेगळे अनुभव तुम्हाला यायला लागतात, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. इथपर्यंत समजलं आहे? आपण प्रत्येक वेदांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी काय म्हटलं आहे आणि नंतर वेगवेगळे प्राण कसे आहेत ते आपण सगळं नंतर पुढे आपण बघणार आहोत. थांबूया आपण इथे.